जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। पंजाब में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कल। लुधियाना के 3 बार के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के रवनीत बिट्टू। उन्होंने कल कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली पंजाब में। पहले तो रवनीत बिट्टू का महत्व क्या है और इनके बारे में पंजाब के लोग अगर जानते होंगे, पंजाब के बाहर के जो मेरे दर्शक हैं उनके लिए कुछ बेसिक जानकारियां दे दूं। जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पे था तो 1990 से लेकर 94 के बीच में पंजाब को के आतंकवाद को कुचलने का काम जिस सरकार ने किया, उस सरकार के मुखिया थे कांग्रेस के सरदार बेअंत सिंह। और पुलिस के जो मुखिया थे वो थे केपीएस गिल। तो आपको तो पता है पुलिस कुछ नहीं कर सकती जब तक पॉलिटिकल विल पावर उसके साथ न हो। तो केपीएस गिल जैसा पुलिस मुखिया, पंजाब पुलिस की पूरी फोर्स जिसके साथ थी, जिसके पास थी, और एक मुख्यमंत्री जिसका नाम था बेअंत सिंह। और सरकार की मंशा थी, राज्य सरकार की मंशा थी कि पंजाब से आतंकवाद को खत्म किया जाए। तो उस मुख्यमंत्री का नाम था सरदार बेअंत सिंह। लगभग 3 साढ़े 3 साल जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। और उस दौरान पंजाब पुलिस ने और बाकी जो केंद्र की पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, उन्होंने बड़ी बेरहमी से खालिस्तान समर्थित आतंकवाद जो था, जितने भी आतंकवादी थे, उनको बड़ी बेरहमी से मारा। और वो पूरा ऑपरेशन कैसे चला ये तो मेरी आंखों देखा हुआ है, क्योंकि उन दिनों भी मैं पंजाब में ही रहता था और आई वॉज वेरी यंग। और मुझे मतलब मैं तो जॉब में आ चुका था तब। 90 से 94 की बात है ना। 88 में मैं पटियाले में एनआईएस में मैंने एडमिशन लिया था। जब हम कई बार कहते हैं ना कि पंजाब का हिंदू कांग्रेस को अपना रक्षक मानता है, अपना सेवियर मानता है, अपना प्राणदाता मानता है, और पंजाब का हिंदू आमतौर पे कांग्रेस के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव रखता है शुरू से। क्यों? क्योंकि पंजाब के हिंदू के अंतर मन में अंदर तक एक बात बैठी हुई है कि हमारी रक्षा यदि खालिस्तानी आतंकवाद से किसी ने की तो कांग्रेस ने की। और आपको मालूम है कि जो रेडिकल सिक्स हैं उसमें बेअंत सिंह को आज भी क्या कहा जाता है? वो उसको भुच्चड़ बोलते हैं, भुच्चड़। वैसे इसका जो ये जो भुच्चड़ वर्ड है ये बुचर से निकला है, कसाई। आज भी उसको बुचर बोलते हैं। तो उस बेअंत सिंह के पोते हैं ये रवनीत सिंह बिट्टू, और ये आज भी खालिस्तानियों के और आतंकवादियों के उतने ही कट्टर विरोधी हैं। अक्सर बोलते हैं अपनी जुबान, बड़े मुखर आलोचक हैं खालिस्तानियों के और आतंक समर्थकों के। और बड़े मजे की बात है कि साहब पिछले 3 टर्म से लगातार जो है लुधियाना शहर से, लुधियाना हलके से, लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद हैं। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि बेअंत सिंह परिवार का लड़का 3 बार का सांसद, बड़ा मुखर सांसद, बड़ा लोकप्रिय सांसद, कांग्रेस छोड़ दी उसने। पहली बात तो उसने कांग्रेस छोड़ दी। इसका मतलब कांग्रेस डूबता जहाज है, इसमें तो कोई शक रह नहीं गया। पंजाब में आज कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। आपने अक्सर मुझसे सुना होगा ना कि 24 में 24, ये पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब ये न्याय यात्रा, या यात्रा, वाह यात्रा, और ये सुपारी मीडिया जो इतना बड़े बड़े बयान दे रहा है कि मोदी बड़ी मुश्किल में है। सब कांग्रेस को लिए हमारे जैसे लोग कहते हैं कि 24 में 24 सीट भी आएगी क्या? यस, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक ये दोहरा रहा हूं बात कि मुझे ये पक्का डाउट है कि कांग्रेस की 24 सीट नहीं आएगी इस लोकसभा चुनाव में। 52, 54, 52 से 24 पे आ रही है इस बार कांग्रेस।
इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि 24 सीट नहीं आएगी? अरे भैया, सीटें कहां से आई थी कांग्रेस को? 2019 के लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें केरल से, तमिलनाडु से और पंजाब से। 3 ही स्टेट से तो सीटें आई थी, 8-8, 10-10। बाकी तो कहीं एक आई, कहीं 2 आई, कहीं एक भी नहीं आई, जीरो भी, खाता भी नहीं खुला। तो इस बार इन तीनों स्टेटों में इनकी हालत बहुत खराब है, और जहां पे पहले से जीरो थे वहां एक भी सीट बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि 24 में से सन 2024 के लोकसभा चुनाव में 24 सीट भी नहीं आएगी। चलिए इस पे फिर से दोबारा विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आ जाइए वापस। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ के, कुछ लोग मौसम विज्ञानी होते हैं, उनको पता होता है कि क्या हाल है। अब सब जब रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ने का मन बनाया हो तो उनके सामने कई ऑप्शन रहे होंगे ना। पंजाब में राजनीति करनी है तो बीजेपी तो चौथे नंबर की पार्टी है कांग्रेस के बाद। अरे भाई, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, उसके बाद अकाली है ही है। तो भैया तुम कांग्रेस छोड़ के अकाली दल में चले जाते, तुम कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले जाते, तो देन व्हाई बीजेपी? ये एक मन में एक स्वाभाविक सवाल आता है कि नहीं आता है कि आखिर रवनीत सिंह बिट्टू ने जब कांग्रेस छोड़ी तो आम आदमी पार्टी या अकाली दल में न जाके चौथे नंबर की पार्टी भाजपा में क्यों आए? सोचिएगा इस पे। दूसरी बात, ये पंजाब के जितने हमारे लोकल जो चैनल्स होते हैं ना, इसके लिए यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे खुल गए हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं कि पंजाब में 4 कोणी मुकाबला, तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई 4 कोणी नहीं है, 3.5 कोणी मुकाबला है। तो भैया 3.5 कौन कौन है? कि एक कोण कांग्रेस है, एक कोण आम आदमी पार्टी है, एक कोण अकाली दल है। भाजपा को तो आधे में गिनते हैं, आधे में। भाजपा की एक्चुअल जो वोट बैंक की जो हिस्सेदारी वो इतनी ही है। पर ये सब पुरानी बातें हो गई। इस वक्त का माहौल क्या है? सोचने वाली बात यह है, आखिर रवनीत सिंह बिट्टू एक पूरे हिस्से वाली जो पार्टियां हैं उनमें नहीं गया, आधे में क्यों आ गया? बीजेपी में क्यों आ गया भाई? ये सोचो। मैं हमेशा से कह रहा, पिछले कई दिनों से मैं ये बात कहता आया हूं, भैया पंजाब में लगभग 40 से 42-44%, हालांकि इस बारे में बड़ा शंका रहती है कि पंजाब में कुल हिंदू है कितना, जो कहते हैं जो एक्चुअल है उससे बहुत कम संख्या दिखाई जाती है जानबूझ के, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए और बहुत सारे हितों को साधने के लिए। सिखों की संख्या बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है, हिंदुओं की कम करके बताई जाती है। इसके बावजूद इतना तो तय है कि लगभग 40-42-44% हिंदू रहते हैं पंजाब में, और वो हिंदुओं का बहुत बड़ा बहुसंख्यक जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास रहा है आज तक। पर इस बार हवा बदली हुई है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने पंजाब के हिंदुओं की आंखें खोल दी हैं। कई लोग, जैसे हम लोग आपस बातचीत में जब बातें करते हैं तो उन्होंने कहा जी सन 2014 में पूरे देश में मोदी की लहर थी, पर वो लहर पंजाब में नहीं पहुंची। 2019 में 14 से भी ज्यादा बड़ी लहर थी, फिर भी वो पंजाब में नहीं पहुंची। और इस बार 2024 में 14 और 19 से भी ज्यादा बड़ी लहर है, 400 सीटों की बातें हो रही हैं। तो इस बार सवाल ये उठता है कि क्या इस बार वो पंजाब में वो लहर पहुंचेगी? हाँ जी, वो लहर पंजाब में इस बार पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और वो हिंदू जो अब तक सिर्फ कांग्रेस को ही अपना रक्षक, अपना प्राणदाता मानता था, अब उसको एक बात समझ में आ गई है कि नहीं, पंजाब में नहीं पूरे देश में हिंदुओं की रक्षा यदि कोई पार्टी कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो बीजेपी और मोदी ही है। ये बात अब पंजाब का हिंदू भी इस बार समझ रहा है। अच्छा, आखिर पंजाब का हिंदू जो आज तक जो काम नहीं किया, जिसने इस बार क्यों वो अन्य पार्टियों से खिसक के भाजपा की तरफ जा सकता है? उसके बहुत सारे कारण हैं।
मोटे मोटे में एक दो कारण आपको गिनाता हूं। एक तो पंजाब में जो पिछले 5 सालों में जो अराजकता फैली है, सब किसान आंदोलन वन और किसान आंदोलन के बाद जो जगह जगह जो अराजकता का नंगा नाच हुआ, जो टोटल लॉलेसनेस आई, जंगल राज हुआ, उससे पंजाब का हिंदू बहुत त्रस्त है या शहरी जनता बहुत त्रस्त है। अच्छा, शहरी मतलब जो पंजाब का जो हिंदू है ना, इस बात को समझिए कि वो बहुत ज्यादा खेती बाड़ी में इन्वॉल्व नहीं है, या तो वो नौकरी पेशा है या बिजनेस कम्युनिटी है। अच्छा, ये जो पंजाब में रोज रोज धरने प्रदर्शन हो जाते हैं, साल साल भर आप जो चक्का जाम कर देते हैं, शहर घेर लेते हैं, कभी दिल्ली घेर ली। अच्छा, हर रोज के जो ये आपके जो आंदोलन है, मैंने बोला ना पंजाब में एक एक दिन में 36 आंदोलन होते हो रहे हैं पिछले कई सालों से। अब ये किसानों के लिए, ये सब किसान और किसानों से जुड़े हुए संगठनों के ये आंदोलन है। इनका क्या है, इन्होंने अपना गेहूं तो बीज दिया और फिर आके सड़क पे धरना दे के बैठ गए। अरे भैया, तुम सड़क पे धरना दे के जब बैठ जाते हो तो तुम्हारी फसल तो वैसे उग रही है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम सड़क पे धरना दे देते हो और शहर बंद करा देते हो और जब अनारकी फैलाते हो तो बिजनेस पे तो फर्क पड़ता है ना। जब आप एनआरकी फैलाते हो तो बाहर का बायर, बाहर का खरीदार, बाहर का बिजनेसमैन पंजाब में आना नहीं चाहता, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ट्रेड नहीं करना चाहता। तो ये किसान वर्ग जो है, ये अपना काम तो पूरा कर रहा है, उसकी खेती बाड़ी फुल टू चल रही है, उसको कोई फर्क नहीं। इवन जब पूरी दुनिया में ताला लगा था ना कोविड के दौरान भी, तब भी खेती किसानी तो हो ही रही थी। तो इनको तो कोविड के लॉकडाउन में भी फर्क नहीं पड़ना, चाहे दुनिया पूरी बंद कर दो, भाई फसल तो उग रही है, वो तो होती रहेगी। अपना काम पूरा करते हैं। कोविड के दौरान भी फसल कटी और बिकी ना मंडियों में, कितना ही लॉकडाउन था, किसान आंदोलन चल रहा था, 14 महीने 15 महीने ये सिंगू बॉर्डर पर जाकर दिल्ली में बैठे रहे, पर खेती किसानी तो इनके पीछे तो होती रही। कहने को था किसान आंदोलन, पर भैया बिजनेसमैन तो मर जाता है ना इन आंदोलनों की वजह से। इसलिए जो हिंदू कम्युनिटी है ना, वो इनकी अराजकता से और इनके आंदोलनों से दुखी है। उनको लगता है कि ये हमारा दोहन कर रहे हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं, और इन सब चीजों से एक ही पार्टी बचा सकती है, जिसका नाम है बीजेपी। अच्छा, चूंकि हिंदू कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी है, इसलिए उनके मन में एक और धारणा रही है, अवधारणा मान लीजिए कि कांग्रेस प्रो हिंदू है, पहली अवधारणा, और दूसरी कांग्रेस प्रो बिजनेस है। मैं आपको बताऊं, पीछे जब अकालियों की सरकार थी तो मेरे एक मित्र थे, उनके कुछ, वो इंग्लैंड में रह के उन्होंने पैसे कमाए थे और इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने ना बहुत सारा जमीनों में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और अकालियों के टाइम पे सरकार, जो अकालियों की सरकार थी, और अकालियों की सरकार कोई बहुत ज़्यादा प्रो बिजनेस होती, तो उस अकालियों के सरकार में आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। तो मेरे वो दोस्त कहा करते थे कि चलो ऐतके 10 साल तक निकल गए अकालियां दी सरकार च, पर हुण चलो कांग्रेस आ जाऊगी ऐतकी, तो फिर जमीना के रेट बढ़ जाएंगे। ये था भी सही, ये हमने अपनी आंख से देखा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती थी, मार्केट में तेजी आ जाती थी और जमीनों के रेट अनाप शनाप बढ़ जाते थे। खैर साहब, 2017 की बात है, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी, तो मेरे दोस्त बेचारे इंतजार करते रह गए 5 साल, जमीनों के रेट नहीं बढ़े, जो बिजनेस ग्रो करना चाहिए था नहीं किया। तो हिंदुओं का एक तो ये भ्रम टूटा कि कांग्रेस जो है वो प्रो बिजनेस होती है और कांग्रेस के राज में बिजनेस बढ़ते हैं, जमीनों के, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते हैं। तो इसलिए हिंदू कम्युनिटी का धीरे धीरे मोह भंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई और अमृतपाल सिंह नामक एक व्यक्ति, जो नया नया, जिसने खालिस्तानी मूवमेंट को उभारना शुरू किया, और 1 साल तक तमाम अराजकताओं के बीच में एक नई अराजकता पैदा हुई, जिसका नाम था अमृतपाल सिंह। और
एक बात बताऊं, उस अराजकता से ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही दुखी था, सिख भी बराबर दुखी थे। जो प्रैक्टिसिंग सिख है ना बेचारा, जो रेडिकल रेडिकल तो नहीं मैं कहूंगा उसको, एक आम सिख जो रोज गुरुद्वारे जाता है, वो इनकी हरकतों से वो भी बेचारा दुखी था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो अमृतपाल को कंटेन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए उसको साल 1.5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, वो 2 महीने में भी कर सकती थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जानबूझ के उसको साल 1.5 साल, ज्यादा नहीं, पतंग काटने से पहले ढील दी जाती है, तो अमृतपाल सिंह की पतंग काटने से पहले केंद्र सरकार ने ढील दी। और भगवंत मान साहब तो कठपुतली है ही है। और ये अमृतपाल का तो जो उदय हुआ था वो तो एक पैक्ट के तहत हुआ था, क्योंकि जो खालिस्तानियों ने उनको जो समर्थन दिया था आम आदमी को, आज हुआ है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बोला है ना, वी हैव गिवन देम मिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसकी भी जांच हो रही है, ईडी उसकी भी जांच करेगी, केजरीवाल साहब कितने पैसे लेके आए हैं, कहाँ कहाँ से फंडिंग इनको मिली है, किस किस खालिस्तानी ने कहाँ कहाँ से कितनी फंडिंग दी है, इसकी भी जांच हो रही है अभी जो जेल में है ना। खैर साहब, तो पहले साल 1.5 साल तक बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमृतपाल सिंह को थोड़ा उड़ने दिया, और फिर जब ज्यादा उड़ने लग गया और पूरे पंजाब में जब त्राए 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 हाय बचा लो होगी ना, फिर एक्शन लिया। 1 महीना पहले उसको जीन्स पहना के भगाया पूरे पंजाब में, भगौड़ा, फ्यूगिटिव, चोरी छिपे छिप के जिंदगी बिताने वाला सिद्ध किया, और फिर एक दिन अरेस्ट किया और एनएसए लगा के डिब्रूगढ़ भेज दिया। इससे हिंदुओं की ये धारणा और ज्यादा पुष्ट हो गई कि अब हिंदुओं की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी और मोदी योगी ही कर सकते हैं। इसके बाद जो राम मंदिर मूवमेंट, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय जो जन भावनाओं का ज्वार उठा, हिंदू सनातनी भावना का, उससे पंजाब का हिंदू उससे भी अछूता नहीं रहा, और पंजाब के हिंदुओं में भी हिंदुत्व की प्रबल भावना जागृत हुई। ऊपर से मोदी की पॉपुलैरिटी, और जिन राज्यों में भाजपा सरकारें हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और पंजाब हर पैरामीटर पे धीरे धीरे पीछे खिसक रहा है, नीचे आ रहा है, इसका एहसास। और भगवंत मान की सरकार में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बिजनेसेस का बुरा हाल है, मतलब कुल मिला के भगवंत मान की सरकार पूरी तरह फेलियर है। इन सब चीजों ने मिलके एक इफेक्ट डाला कि पंजाब का हिंदू बीजेपी की तरफ आकृष्ट हो रहा है। और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे मौसम विज्ञानी नेताओं को ये बात समझ में आ गई है कि आने वाला समय तो बीजेपी का है। कल उसने जब बीजेपी ज्वाइन की तो एक बात कही है कि पिछले 10 साल से केंद्र में मोदी है और आगे भी मोदी ही रहेगा, इसलिए विपक्ष में बैठने का कोई फायदा नहीं। इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिनको जो अगर कांग्रेस से लड़ते तो चुनाव जीत भी सकते थे, इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बाकी छोड़ने को तैयार बैठे। इसका मतलब इस बार हिंदू बीजेपी को वोट देने जा रहा है। अच्छा, एक चीज और, बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए कितना? तो भाई साहब, एक तो वो 3.5 कोणी चुनाव नहीं रह गया, वाकई 4 कोणी हो गया। वो पुरानी बातें थी 3.5 कोण, वो जब अकालियों का जो जूनियर पार्टनर बन के जब बीजेपी चुनाव लड़ती थी तब 3.5 कोणी चुनाव होता था। अब बाकायदा 4 कोणी है। और आज का जो माहौल है, इसमें मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा अगर कांग्रेस के को पीछे छोड़ के बीजेपी वोट बैंक के शेयर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ऊपर निकल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी सीटें जीत लेगी,
पर बीजेपी इज गोइंग टू गेन विद इलेक्टोरल शेयर। वोट बैंक के शेयर में बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है आज की तारीख में। और बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए कितने? 22-24% में चुनाव जीत जाएगी। और बीजेपी 8 से 10% की पार्टी तो ऑलरेडी थी, बिना हिंदुओं के एन मास एन ब्लॉक वोट लिए बिना भी। तो इस बार अगर हिंदुओं का ठीक ठाक सा वोट मिल जाता है और इसके अलावा दलित सिखों का, मजहबी सिखों का वोट जिस पे बीजेपी बहुत कायदे से काम कर रही है, तो बीजेपी को 20-22-24% वोट लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी सिर्फ हिंदू वोट के बल पे भी, अभी हम मजहबी सिखों, दलित सिखों के वोट को छोड़ भी दें, तो जो हिंदू वोट है प्लस जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है प्लस कुछ समझदार सिखों का वोट जो कि एनआरकी नहीं चाहते, जो लॉलेसनेस प्रदेश में नहीं चाहते, जो प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज से दुखी हैं, कुछ तो समझदार लोग होते हैं ना जो सचमुच प्रोग्रेस चाहते हैं, उन सबके वोट से मिला के बीजेपी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी इलेक्टोरल वोट शेयर के मामले में बन सकती है। और रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी ज्वाइन करके ये इशारा करती है। हालांकि अभी ये तो बहुत शुरुआती दौर है, थोड़ा सा डेवलप होने दीजिए। अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अभी धीरे धीरे पर्चा दाखिले शुरू हो जाएंगे। अभी सारे तो अभी टिकट्स भी क्लियर नहीं हुए, आजकल में वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पे नज़र बनी रहेगी मेरी। मैं आपको समय समय पर ब्रीफ करता रहूँगा कि पंजाब की राजनीति में क्या हो रहा है। पर इतना जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, करने वाले हैं। आने वाले समय में कुछ और बड़े नाम भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी तरह अपडेट देता रहूंगा पंजाब के बारे में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में पंजाब के ऊपर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।